दोस्तों आदाब। रोज़गार से कामयाबी तक के इस खास एपिसोड में मैं नीता सिंह आपका इस्तकबाल करती हूँ। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं, इस प्रोग्राम के ज़रिए हम आपको न सिर्फ अलग अलग तालीमी मैदानात से हमवार कराते हैं, बल्कि एक कामयाब शख्सियत से रूबरू भी कराते हैं, जिनके नक्शे कदम पर चलकर आप भी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो आज जिस करियर फील्ड के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है CS यानी कंपनी सेक्रेटरी की फील्ड। जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी कंपनी के बेहतर कामकाज के लिए सेक्रेटरी का ओहदा बहुत अहम समझा जाता है, जिसे CS या कंपनी सेक्रेटरी कहा जाता है। इसी फील्ड को बेहतर तरीके से समझने के लिए आज हम मौजूद हैं इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया के कैंपस में। आप किस तरह से ICSI में एंट्री ले सकते हैं, कौन कौन से कोर्सेज करने के बाद आप इस फील्ड में कामयाब हो सकते हैं, किस तरह की काबिलियत होनी चाहिए, अभी फ़िलहाल में इस फील्ड में किस तरह के बदलाव हुए हैं, और भी तमाम जानकारी हम आपको देंगे। लेकिन पहले एक नज़र डाल लेते हैं इस पैकेज में, जिसके ज़रिए हम आपको बताएंगे कि कंपनी सेक्रेटरी की फील्ड आखिर है क्या। किसी भी कंपनी को शनाख्त दिलाने और कंपनी के मुख्तलिफ महाज पर अहम जिम्मेदारियों को निभाने वाले ओहदे को कंपनी सेक्रेटरी के नाम से जाना जाता है। यकीनन कंपनी सेक्रेटरी का करियर एक ऐसा करियर है जो अच्छी तनख्वाह के साथ तसल्ली बख्श काम की गारंटी भी देता है। साथ ही इस पेशे से मुंसलिक नौजवानों की देश में जबरदस्त मांग है। इस मैदान में आप प्राइवेट कंपनी से लेकर मरकजी हुकूमत के ऊंचे ओहदों पर भी तरक्की हासिल कर सकते हैं। एक कंपनी सेक्रेटरी कॉरपोरेट और सिक्योरिटी कानूनों का जानकार होता है और कंपनी और उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, शेयर होल्डर और सरकारी और रेगुलेटरी अथॉरिटी के बीच एक पुल का काम कर सकता है। द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया इस मैदान में नौजवानों को तालीम देने का एक मुमताज इदारा है। इस इदारे ने कंपनी सेक्रेटरी के मेयार को और बेहतर बनाने के मकसद से हाल ही में कई बड़े बदलाव किए हैं। इस ज़िम्न में ICSI ने कंपनी सेक्रेटरी कोर्स में फाउंडेशन कोर्स को खत्म कर दिया है। गौरतलब है कि नए बदलाव के पहले तक 12वीं के बाद CS कोर्स में सीधे रजिस्ट्रेशन होता था। साथ ही ग्रेजुएट्स को एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में डायरेक्ट एंट्री मिलती थी। नए बदलाव के पहले तक CS कोर्स पैटर्न 3 कैटेगरी फाउंडेशन, एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल में बटा हुआ था। अब नए पैटर्न के मुताबिक CS एजुकेशन को 2 कैटेगरी एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल में ही रखा गया है। पहले की तरह ही एग्जीक्यूटिव के बाद स्टूडेंट्स प्रोफेशनल प्रोग्राम में जा सकेंगे। द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया के जरिए जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि हिंदुस्तान में 19 लाख रजिस्टर्ड कंपनियों के लिए सिर्फ 60,000 के करीब ही कंपनी सेक्रेटरी हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि देश में इस वक्त 50,000 कंपनी सेक्रेटरीज की जरूरत है। इस रिपोर्ट से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कंपनी सेक्रेटरी की फील्ड में रोजगार के मौके काफी अच्छे हैं। नाजरीन, इस पैकेज के ज़रिए आप काफ़ी हद तक CS की फील्ड के बारे में जान चुके होंगे, लेकिन इसको और बारीकी से जानने के लिए आइए रुक करते हैं अपने अगले सेगमेंट का, जिसका नाम है करियर की बात एक्सपर्ट के साथ। रोज़गार से कामयाबी तक के आज के एपिसोड में हम बात कर रहे हैं एक CS यानी कंपनी सेक्रेटरी के तौर पर आप अपना करियर कैसे बना सकते हैं। तो इस एपिसोड में, जिसमें करियर की बात एक्सपर्ट के साथ में, आज इस सब्जेक्ट पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ICSI के प्रेसिडेंट CS नागेंद्र D. राव जी। नागेंद्र जी, वेलकम टू आवर प्रोग्राम। तो सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे, अगर एक आम इंसान, आम नौजवान जानना चाहे कि CS की फील्ड यानी कंपनी सेक्रेटरी है क्या, तो सबसे पहले ये बताइए। कंपनी सेक्रेटरी एक ब्रिज है, एक हम इंग्लिश में जो बोलते हैं कि टू फिल द गैप बिटवीन और ब्रिज बिटवीन स्टेक होल्डर्स, कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, शेयर होल्डर्स
और बाकी सब रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ के बीच में एक व्यक्ति जो है, जो फाइनेंस के बारे में, जो कंपनी सेक्रेटरीज रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में, बाकी सभी कायदे नियम कानून सभी के बारे में ज्ञान रखने वाला इंसान, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को और स्टेक होल्डर्स को भी जो मार्गदर्शन कर सकता है और उनके एडवाइस और गाइडेंस के साथ में कि कंपनी जो है कि ऊंचाई जा सकती है। तो कंपनी सेक्रेटरी प्लेज अ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट रोल इन शेपिंग द कॉरपोरेट कल्चर ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी, क्योंकि आजकल गवर्नेंस का जो दौर है बहुत ही ट्रांसपेरेंसी है, सस्टेनेबिलिटी है, तो इसके लिए इम्पॉर्टेंट रोल है कंपनी सेक्रेटरी का, ताकि इंफॉर्मेशन जो है कंपनी के बारे में, कंप्लायंस जो है, रेगुलेटरी कंप्लायंस हो सकते हैं या वोल्यूशन, उन खुद के ही वोल्यूशन से बहुत सारे इंफॉर्मेशन जो स्टेक होल्डर्स को दे सकते हैं, वो सब कंपनी सेक्रेटरी प्लेज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और ए पिविटल रोल फॉर द सक्सेस एंड ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जी, तो आपने बताया कि किसी भी कंपनी के कामकाज को सही तरीके से चलाने के लिए CS का रोल एक बहुत अहम होता है। तो अब ये बताइए कि आप ICSI के प्रेसिडेंट हैं। ICSI क्या है और इसका नेशन बिल्डिंग में किस तरह का योगदान है? इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया एक पार्लियामेंट एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत 1980 अंडर एंड कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट के तहत रेगुलेशन और डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशन ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज के लिए ये एक्ट बना हुआ है। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है रेगुलेशन, एक रेगुलेट करना, हमारे मेंबर्स को रेगुलेट डिसिप्लिन करना, और दूसरी बात है डेवलपमेंट, कि हमारे प्रोफेशन ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज जो है, कंपनी सेक्रेटरीज किस किस एरिया में, नए नए एरिया में कैसे हम कंपनी सेक्रेटरीज और हमारे कंपनी सेक्रेटरीज के डेवलप कर सके, इसके लिए ये एक्ट बना हुआ है। तो हमारे कानून में कंपनी सेक्रेटरी एक ही ऐसा है कि जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत बना हुआ है। सिर्फ 3 ही इंस्टीट्यूट है, उसमें ये इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज बना हुआ है। हम अभी नेशन बिल्डिंग की अगर बात करें, कोई भी नया कानून या कोई भी नया संशोधन जब भी लाया जाता है तो इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया एज ए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एज एन एक्सटेंडेड आर्म, या हम हमारे ओर से बहुत सारे हमारे आइडियाज़, हमारे रूल्स रेगुलेशंस ड्राफ्ट हम देते हैं, या कोई चेंजेस होने की अगर क्षमता है उस कानून में, तो हम उसका जो ड्राफ्ट है वो हम मिनिस्ट्री को, वो कोई भी मिनिस्ट्री हो, वो मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस हो या कॉर्पोरेट अफेयर्स हो या कोई भी मिनिस्ट्री हो, तो हम उनको टाइम टू टाइम हम एडवाइस गाइडेंस इन टर्म्स ऑफ द चेंजेस which is required to be brought out for the purpose of development of the industry, for the purpose of ease of doing business, for the purpose of ease of living जो हम बोलते हैं, उसके लिए हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक एलिमेंट है कि हम उनको गाइडेंस और डायरेक्शंस दे सकते हैं। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है ICSI, जैसे कि आपने बताया, गाइडेंस प्रोवाइड करता है। अगर हम बात करें कि कॉर्पोरेट जगत में एक कंपनी सेक्रेटरी का क्या रोल होता है और इंडस्ट्री क्या एक्सपेक्ट करती है एक कंपनी सेक्रेटरी से? कंपनी सेक्रेटरी पहले सिर्फ कंप्लायंस ऑफिसर किया माना जाता था। अभी फ़िलहाल कंपनी सेक्रेटरी कंप्लायंस ऑफिसर भी नहीं, कंप्लायंस ऑफिसर के साथ में एक गवर्नेंस प्रोफेशनल, इन द सेंस कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को गाइड करना, एडवाइस करना कि बोर्ड की कानून और कायदे के अंदर ये दायरे में काम कर रहे हैं कि नहीं, और ट्रांसपेरेंसी हो या हमारे स्टेक होल्डर्स को इन्फॉर्मेशन हो वो टाइम टू टाइम दे रहे हैं कि नहीं। और आजकल तो आपको पता ही है कि अगर कोई भी एक वायलेशन होता है एक किसी भी कानून का, तो पहले उसका पेनल्टी बहुत कम होता था, लेकिन आजकल की पेनल्टी का जो अमाउंट है वो बहुत ही बढ़ गया है। तो इसके लिए कि द कॉस्ट ऑफ द compliance, cost of compliance is very very negligible compared to the cost of the non-compliance। तो इसके लिए हमारे कंपनी सेक्रेटरीज, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो या स्टेक होल्डर्स हो, टाइम टू टाइम उनको एडवाइस, गाइड
और अपडेट करते रहते हैं। सीएस का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कंपनी में। तो कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ हैं, कोई खास क्वालिटीज़ जो कि प्रोफेशनल्स में, सीएस प्रोफेशनल्स में होनी चाहिए? हाँ, अभी उससे पहले मैं ये बोलना चाहता हूँ कि इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज का मोटो जो है वो सत्यम वदा धर्मम चरा, यानी कि सत्य के साथ चलो और धर्म का पालन करो। तो ये धर्म का अगर पालन करना है, कॉरपोरेट लॉज का जो कंप्लायंस करना है, तो उसमें बहुत सारे इसेंशियल एलिमेंट्स होना चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए एक पर्सनल में, एक इंडिविजुअल में। तो पहला है कि अडेप्टेबिलिटी, सेकेंड इज़ एटीट्यूड, एक एटीट्यूड होना चाहिए, एक कि एटीट्यूड ये होना चाहिए कि मैं हरदम जो लॉज है कि स्पिरिट ऑफ लॉ जो है उसके तहत ही मैं काम करूं। अडेप्टेबिलिटी चाहिए क्योंकि कानून, नए नए कानून बनते हैं और चेंज होते हैं, तो इसके लिए लर्न, अनलर्न, रीलर्न, यानी हरदम आप नॉलेज सेंट्रिक होना चाहिए ताकि आप नए नए जो कानून बनते हैं तो उसका जो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स है वो बोर्ड को टाइम टू टाइम स्टेक होल्डर्स को बताना और उनके राइट्स और उनके रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है बोर्ड के, तो वो करना, दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट क्वालिटीज़। थर्ड इम्पॉर्टेंट क्वालिटीज़ है एथिक्स, कि हमारे जो कंपनी सेक्रेटरीज है एथिकल काम करना है। अडेप्टेबिलिटी, एटीट्यूड एंड एथिक्स होना चाहिए, ये क्वालिफिकेशन या ये क्वालिटीज़ कम से कम होनी चाहिए। और अब अगर बात करें कि कंपनी सेक्रेटरी कौन कर सकता है, अगर ये इसका कोर्स स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्या ड्यूरेशन होता है, क्या कोर्स फ़ी होती है, वो थोड़ा हमारे नौजवानों को बताएं। ये जो कंपनी सेक्रेटरीज प्रोफेशन चुनने के लिए हमारे जो 12वीं विद्यार्थी पास होने के बाद में एक कंपनी सेक्रेटरीज एंट्रेंस एग्जामिनेशन टेस्ट होता है। वो कंपनी सेक्रेटरीज एंट्रेंस एग्जामिनेशन टेस्ट पास करने के बाद में वो एग्जीक्यूटिव एग्ज़ाम देते हैं। और एग्जीक्यूटिव 2 मॉड्यूल में होता है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2, वो 4 पेपर्स होते हैं। और वो पास होने के बाद में प्रोफेशनल कोर्स होता है और प्रोफेशनल प्रोग्राम हम जो बोलते हैं, और वो प्रोफेशनल प्रोग्राम में 9 सब्जेक्ट होते हैं। तो ये हुआ एक 12वीं कक्षा पास होने के बाद में। हमारे सेंट्रल काउंसिल ऑफ आईसीएसआई ने एक रेजोल्यूशन पास किया है जिसमें कि ग्रेजुएट्स जो है, जो बीकॉम हो सकते हैं या बीएससी हो सकते हैं, एक्सेप्ट बीए फाइन आर्ट्स जो है, अगर उनको उनका परसेंटेज 50% के ऊपर हो तो वो डायरेक्टली एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में रजिस्टर कर सकते हैं और बाद में प्रोफेशनल पास होने के बाद में प्रोफेशनल प्रोग्राम में आ सकते हैं। वैसे ही अगर पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएट्स, तो वो विदाउट एनी परसेंटेज तो पास अगर हुए होंगे वो डायरेक्टली एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में रजिस्टर कर सकते हैं और प्रोफेशनल प्रोग्राम कर सकते हैं। तो लगभग हमारा सीएस कंपनी सेक्रेटरीज एंट्रेंस एग्जामिनेशन टेस्ट और दी एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम और प्रोफेशनल प्रोग्राम जो है लगभग एक 25 से 30 हज़ार के अंदर उसका टोटल कोर्स का खर्च है। अगर कोई स्टूडेंट सीएस को अपने करियर के तौर पर चुनना चाहता है तो आगे की बात करें, फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स किस तरह की नौकरियां उन्हें मिल सकती हैं, ये आप बताएं। कंपनी सेक्रेटरी प्रोफेशन जो है वो एकमात्र ऐसा प्रोफेशन है जो वो हम बोलते हैं कि इट इज़ ए शाइनिंग स्टार। क्यों शाइनिंग स्टार? क्योंकि कोई भी कंपनी बने तो उसका कायदा कानून का कंप्लायंस जो है वो कंपनी सेक्रेटरी करता है। तो कंप्लायंस ऑफ लॉ और गवर्नेंस ऑफ लॉ, गवर्नेंस यानी कि कैसे कंपनी आगे बढ़े इन टर्म्स ऑफ कंप्लायंस ऑफ वेरियस रूल्स और रेगुलेशन। अभी फंडिंग हो सकता है या मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स हो सकता है, मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर हो सकता है, मिनट्स हो सकता है, या उसके साथ में कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को टाइम टू टाइम कैसे वेरियस लॉज, हमारे भारत में बहुत सारे कानून हैं और सभी कानून का हमको पालन करना है। तो ये कानून पालन करने के लिए हमारे कंपनी सेक्रेटरी से अच्छे कंप्लायंस ऑफ एज वेल एज गवर्नेंस आपको बाहर या दूसरे नहीं मिलेंगे। तो इसके लिए कि जितने नए नए कंपनी बन रहे हैं
और आजकल आपको अगर आपने डेटा देखा होगा तो ये बार MSME हो सकता है या दूसरे इन्वेस्ट इंडिया हो सकता है, या बहुत सारे फॉरेनर लोग हमारे कंपनी में इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं, नई नई कंपनी बनते हैं। तो नंबर ऑफ़ कंपनीज जैसे इंक्रीज़ होता है वैसे रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज बढ़ता है। नागेंद्र जी, आप काफ़ी समय से CS की फील्ड के साथ जुड़े हुए हैं, तो अगर हम बात करें पहले जिस तरह से CS कोर्स हुआ करता था और अब का जो CS कोर्स है, किस तरह के बदलाव आप देखते हैं? जैसे मैंने पहले भी बताया है कि चेंज जो है इनएविटेबल है जी। तो आजकल का जो दौर है टेक्नोलॉजी का ज़माना है, डिजिटलाइजेशन का ज़माना है, स्किल डेवलपमेंट के ज़माना है। पहले सिर्फ हम कंप्लायंस के बारे में बात कर रहे थे, आजकल हम ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस के बारे में बात करते हैं, ईज़ ऑफ लिविंग के बारे में बात करते हैं। तो हमारा जो इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज़ हो या कंपनी सेक्रेटरीज़ प्रोफेशन हो, नए नए टेक्नोलॉजी के साथ में, नए नए आयामों के साथ में वो चेंज हो रहे हैं, लॉज चेंज हो रहे हैं, और चेंज ऑफ लॉ के तहत नए नए न्यूअर रेस्पॉन्सिबिलिटी जस्ट सिंपली एक कंप्लायंस ऑफिसर के भी नहीं, कंप्लायंस ऑफिसर के साथ में एक गवर्नेंस प्रोफेशनल, और हर एक नए कानून, हर एक नए डेवलपमेंट्स होते हैं उसके साथ में अपडेटेड रहते हैं। तो ये चेंजेस जो है वो एक प्रोफेशनल के लिए बहुत ही अच्छा है। तो सिर्फ एक कॉर्पोरेट लॉ ही नहीं, बहुत सारे वो फाइनेंस के स्ट्रीम में भी जा रहे हैं, अकाउंट्स में भी जा रहे हैं, GST में भी जा रहे हैं। तो जो नैरो या माइक्रो लेवल था अभी वो मैक्रो लेवल हो रहा है। तो एक जनरलिस्ट भी है और एक स्पेशलिस्ट भी है। और आजकल नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल जो है वो सभी स्टेट में आए हुए हैं। तो हमारे कंपनी सेक्रेटरीज जो है वो भी का नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल हो या दूसरे ट्राइब्यूनल में जाके अपीयरेंस कर रहे हैं, और वो भी बहुत ही अच्छा उनका प्रदर्शन हो रहा है, परफॉर्मेंस हो रहा है। तो इसके लिए हमारे कंपनी चेंज ऑफ लॉ कि पहले सिर्फ एक लिमिटेड रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी था, अभी कंपनी सेक्रेटरी उभर कर कि सिर्फ कंपनी सेक्रेटरी ही नहीं, पूरे बिजनेस, पूरे कंपनी कॉरपोरेट एंटिटी को गाइड, एडवाइस, और दे आर स्प्रेडिंग देयर विंग्स in all the aspects of the business of the company, so that growth of the business also be there, similarly compliance of law is also there. पहले बहुत लिमिटेड स्कोप था लेकिन अब वाइड स्पेक्ट्रम हो गया है जी। तो अब आपसे आखिरी सवाल कि CS के स्टूडेंट्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं CS विद्यार्थियों का आज जो अगस्त में एग्ज़ाम हुआ था उन सभी विद्यार्थियों को मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं, क्योंकि आज अभी रिज़ल्ट एक का आया है, एक का आने वाला है। मैं सभी विद्यार्थियों को वो जो पास हुए हैं सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देता हूं, और जल्द से जल्द कंपनी सेक्रेटरी बन के जल्द से जल्द न्यूअर रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए और देश के लिए आप तैयार हो, और अपना ड्यूटीज़ जो कंपनीज एक्ट 2013 हो या सभी LODR हो कि हमारा जो फंक्शंस है आप विथ एथिक्स, जैसे हम सत्यम वदा धर्मम चरा बोलते हैं, इन परसूट ऑफ प्रोफेशनल एक्सलेंस आप सत्यनिष्ठा और फॉलो दी रूल्स एंड रेगुलेशन और गाइड करते रहें कॉरपोरेट को। और जैसे हम बोलते हैं कि जैसे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स होता है राष्ट्र के रक्षा के लिए, वैसे ही कंपनी सेक्रेटरी है एक इकोनॉमिक नेशन बिल्डिंग फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए एक इंस्टीट्यूट है। तो आई विश ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स वेरी गुड फॉर देयर एंड हार्टिएस्ट कंग्रेचुलेशंस फॉर दोज हु हैव पास्ड, एंड दोज इन केस इफ वुड हैव मिस्ड द बस, I wish them all the best. Don't get disheartened. I am sure that you will succeed in your December coming examination. All my best wishes to all of you. नागेंद्र जी, आपने समय निकाला, वक्त निकाला और CS की फील्ड के बारे में इतनी अहम जानकारी दी, उसके लिए आपका शुक्रिया। धन्यवाद।
कंपनी सेक्रेटरी की फील्ड को जानने के बाद आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको देते हैं एक अहम जानकारी नौकरियों और एडमिशन से जुड़ी हुई। अपने इस सेगमेंट में हम आपको बताते हैं कि इस वक्त नौकरियों और एडमिशन के मौक़ों के बारे में। तो आइए जल्दी से एक नज़र डाल लेते हैं कि आखिर इस समय आप कहां कहां नौकरियों के लिए अप्लाई कर सकते हैं और कहां कहां एडमिशन ले सकते हैं। बात हुई आपके मुस्तकबिल की। और आइए अब अपने अगले सेगमेंट कामयाब हिंदुस्तान के तहत आपको मिलवाते हैं एक कामयाब शख्सियत से। आज की हमारी कामयाब शख्सियत है सत्यवती कॉलेज की प्रिंसिपल निर्मल जिंदल। आइए एक नज़र डालते हैं प्रोफेसर निर्मल जिंदल के कामयाब सफ़र पर। जैसा कि आप जानते हैं हमारा एक खास सेगमेंट है कामयाब हिंदुस्तान, और इस सेगमेंट में हम आपकी मुलाकात एक ख़ास शख्सियत से कराते हैं जिन्होंने कामयाबी की कुछ नई इबारतें लिखी हों। और आज हमारे साथ वो शख्सियत हैं सत्यवती कॉलेज की प्रिंसिपल प्रोफेसर निर्मल जिंदल जी। मैम, आपका हमारे प्रोग्राम में खैर मकदम है। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहला सवाल आपसे ये कि आप अपने कामयाब सफ़र को किस तरह से देखती हैं? हिंदू कॉलेज से ग्रेजुएशन के बाद सत्यवती कॉलेज की प्रिंसिपल बनने तक का सफ़र ये आपने कैसे तय किया? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है आपने पूछा। ये वाकई में अगर मैं देखूं तो 5 डिकेड का ये सफ़र रहा, और ये सफ़र शुरू होने के बारे में मैं ज़रूर बताना चाहूँगी, क्योंकि जिस जनरेशन से मैं बिलोंग करती हूँ उस टाइम 1970s में जब मैं एक टीनेजर थी, गर्ल्स को इतनी एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती थी। तो मेरे पेरेंट्स और मेरे प्रोफेसर्स ये दोनों को क्रेडिट जाता है कि मेरे सफ़र को शुरू करने के लिए उन्होंने मुझे एनकरेज किया, मुझे मोटिवेट किया। सो आई वॉज 16 years old when I entered in हिंदू कॉलेज, और एक बहुत ही डिफरेंट तरीके का एटमॉस्फेयर, because I was a student of a government school, and moving from a government school to Hindu college with elitist crowd, it was quite a revolutionary change for me. उसके बाद मैंने MA Political Science किया, और जब मैं PhD के लिए टॉपिक चूज़ कर रही थी तो उस समय काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा, क्योंकि इंडिया ने न्यूक्लियर डेवलपमेंट किया था 1974 में। तो मैं न्यूक्लियर स्ट्रेटेजिक डॉक्ट्रिन्स के बारे में रिसर्च करना चाहती थी, पर डिपार्टमेंट ने इसके लिए परमिशन नहीं दे रहे थे, क्योंकि वो कह रहे थे कि इस पर ना तो स्पेशलाइज्ड फैकल्टी है, ना ही स्पेशलाइज्ड लाइब्रेरीज़ हैं, और उस टाइम ज़्यादा लोग नॉन अलाइनमेंट पे या UNO पर ही रिसर्च किया करते थे। पर उस समय 2 प्रोफेसर्स ने मुझे सपोर्ट किया। तो एक तो मेरे पापा थे, मेरे डैड, जो कि यूनिवर्सिटी में फिजिसिस्ट थे, प्रोफेसर थे, और उन्होंने मुझे सिखाया था ऑलवेज़ वर्क हार्ड एंड मूव फॉरवर्ड।
तो चैलेंजेस आते हैं, उनको फेस करना है। और दूसरे मेरे प्रोफेसर रजनी कोठारी और प्रोफेसर KP करुणाकरण, इन्होंने मुझे परमिशन दिया कि मैं इस टॉपिक पर रिसर्च कर सकती हूँ, वॉर एज अ पॉलिटिकल वेपन इन द न्यूक्लियर एज, न्यूक्लियर स्ट्रेटेजिक डॉक्ट्रिन्स। जहाँ तक हम जानते हैं आपने भारतीय नज़रिए से इंटरनेशनल रिलेशंस पर काफ़ी किताबें लिखी हैं, और अभी की अगर बात करें तो अभी आपकी कौन सी किताब पब्लिश होने वाली है? हाँ, मैंने सेज से 2 बुक्स अभी रिसेंटली पब्लिश किया था, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एंड ग्लोबल पॉलिटिक्स। ये दोनों इसलिए मैंने इंडिया के नज़रिए से लिखा क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशंस अभी यूरोसेंट्रिक था, यूरोप में इस डिसिप्लिन का जन्म हुआ, वहीं की हिस्ट्री, वहीं का एक्सपीरियंस, उसी के नज़रिए से हमें पढ़ाया जाता रहा था। पर इंडिया के बारे में सब कुछ मिसिंग था। परसेप्शन फ्रॉम द ग्लोबल साउथ कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इंडिया का क्या कंट्रीब्यूशन था, कि ये अभी तक लोगों को पता ही नहीं है कि अगर इंडिया उसमें कंट्रीब्यूट नहीं करता, हमारे सोल्जर्स, हमारा फूड, हमारा जूट, ब्लैंकेट्स, क्या कुछ नहीं इंडिया ने दिया। और अगर इंडिया सपोर्ट नहीं करता तो शायद यूरोपियंस, ब्रिटेन जो है वो वॉर्स को नहीं जीत सकता था। या कोल्ड वॉर की भी बात करें, कहते हैं पीसफुल पीरियड था कि कोई भी वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ, पर अगर देखें ग्लोबल साउथ सफर्ड द मोस्ट। तो अभी जो लेटेस्ट बुक मैं लिख रही हूँ, ये लिख रही हूँ मैं ग्लोबलाइजेशन के ऊपर, इंट्रोस्पेक्ट एंड प्रोस्पेक्ट, कि आगे हम देखें कि ग्लोबलाइजेशन, कोविड जो हुआ 19, और इसमें उभर कर आया है कि चाइना का ग्रोइंग पावर, इट्स एग्रेशन, इट इज़ चैलेंजिंग द स्टेटस को, इट इज़ चैलेंजिंग द वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी। तो USA, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ताइवान, ऑल दिस कंट्रीज वांट टू काउंटर बैलेंस चाइना। सो इंडिया इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर इन दिस, एंड इंडिया हैज़ जॉइंड क्वाड ऑल्सो। तो इंडिया का जो लोकेशन है, इंडिया की जो ग्रोइंग पावर पोजीशन है, इंडिया की जो क्रेडिबिलिटी है, इसकी जो सॉफ्ट पावर है, इसके बारे में हम लिख रहे हैं कि कैसे इंडिया विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर। एक प्रिंसिपल के तौर पर सत्यवती कॉलेज के लिए आपकी क्या ख्वाहिश है जो आप अपने टेन्योर में पूरा होता देखना चाहती हैं? मैं चाहती हूँ दैट कॉलेज शुड मूव अ स्टेप फॉरवर्ड एंड इट शुड emerge एज वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। और उसके लिए आई वांट टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च बाय इंट्रोड्यूसिंग टेक्नोलॉजी। इसके अलावा वुमेन एम्पावरमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स माई फेवरेट सब्जेक्ट, एंड आई वांट टू इंट्रोड्यूस गर्ल्स हॉस्टल, ताकि काफ़ी अच्छे स्टूडेंट्स लूज़ कर जाते हैं क्योंकि हमारे पास हॉस्टल फैसिलिटी नहीं है। इसके अलावा विजुअली चैलेंज स्टूडेंट्स के लिए मैं काफ़ी फैसिलिटीज़ इंट्रोड्यूस करने की कोशिश कर रही हूँ। वेलफेयर ऑफ स्टाफ, नॉन टीचिंग एंड टीचिंग एज वेल एज स्टूडेंट्स, उनके लिए काम कर रही हूँ। आप देखते हैं कि 20 मैंने ऑटो सैनिटाइजर्स लगाए हैं, हैंड सैनिटाइजर्स लगाए हैं, हमने डिसइंफेक्टेंट मशीन्स खरीदे हैं ताकि सेफ्टी, टू इंश्योर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, बिकॉज एडमिनिस्ट्रेटर्स को तो हमेशा यहाँ पर काम करना है। तो जो स्टूडेंट्स हैं वो, उनका भी ये नहीं है कि बिल्कुल टीचिंग के लिए क्लासरूम घर पे ही बैठे हैं, उनको भी अपने डे टू डे काम के लिए कॉलेज में आना ही पड़ता है। तो मैं देखती हूँ कि मैं इसके अलावा एल्यूमिनाई, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया वेयर वी नीड टू एक्सप्लोर। मैं एक एल्यूमिनाई गैलरी बना रही हूँ जिसमें कि हमारे जितने भी लस्ट्रस एल्यूमिनाइज हैं उनको हम प्रोजेक्ट करेंगे टू इंस्पायर अवर फ्यूचर स्टूडेंट्स, कि हमारी जो टॉप पोजीशंस पे पहुँचे हैं जितने भी एल्यूमिनाइज, उनसे हमारे आने वाली जनरेशन्स इंस्पायर हों। इसके अलावा एल्यूमिनाइज को भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी कि वो किस प्रकार से कॉलेज को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। बहुत बहुत अच्छा आइडिया मैम। आखिर में नौजवानों के लिए, आज के नौजवानों के लिए, ख़ासतौर से सत्यवती कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए आपका कोई मैसेज? हाँ जी, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, दे आर द फ्यूचर लीडर्स, and I want that they should develop as responsible citizens of this country so that they can contribute significantly for the nation building. तो जितनी भी नॉलेज, स्किल और विजडम हम उनको देने की कोशिश कर रहे हैं, और वो हम चाहते हैं कि दे शुड ट्राई टू मेक द ऑप्टिमम यूज़ ऑफ दिस नॉलेज एंड दे शुड ट्राई टू कंट्रीब्यूट, एंड दैट्स व्हाई दिस इज़ द मैसेज दैट व्हेन दे बिकम एल्यूमिनाइज दे शुड गिव बैक टू द कॉलेज। हमारी आज की पेशकश में बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे, आपके मुस्तकबिल से जुड़े किसी और करियर फील्ड के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।